नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें कि यूक्रेन में एक सीज फायर हो जाए फिलहाल नाकाम साबित हुई, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरा भी झुके नहीं। अलास्का में होने वाली इस बहुचर्चित मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था, लेकिन आखिर में तस्वीर ये बनी कि पुतिन ही असली विजेता बनकर उभरे। जो नेता कुछ समय पहले ग्लोबल पराये यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े थे, वही अब दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी के राष्ट्रपति के साथ एक मंच पर खड़े नजर आए। इसके बदले पुतिन ने अभी तक कोई ठोस कंसेशन नहीं दिया है। ट्रंप ने पहले रूस पर सख्त लाइन लेने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर मॉस्को ने सीजफायर की अपील को नजरअंदाज किया तो और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, मगर अब तक उन्होंने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आगे क्या होता है ये देखना बाकी है। इस मुलाकात के बाद न किसी अगले समिट की तारीख तय हुई और ना ही कोई ठोस अग्रीमेंट सामने आया। और हैरानी की बात यह रही कि पोस्ट मीटिंग ब्रीफिंग में सबसे पहले बोलने का मौका पुतिन को मिला, जबकि ट्रंप थकेत के नजर आए और बाद में बोले। दोनों नेताओं ने मौजूद दर्जनों पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इन टॉक्स का असफल होना शायद यूक्रेन और यूरोपियन नेताओं के लिए राहत की बात रही। उन्हें डर था कि कहीं ट्रंप पुतिन की शर्तें मानकर पहले कहे गए लैंड स्वैप जैसे किसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप की तरफ न बढ़ जाएं। इंडिया ने भी 15,000 किलोमीटर दूर इस सर्द मंच पर नजर रखी हुई थी, ताकि समझ सके कि क्या इससे हमारे हालात पर कोई असर पड़ेगा। भारत खुद को इस पूरी क्रॉसफायर में फंसा हुआ पा रहा है। यहां ये उम्मीद थी कि अगर ट्रंप और पुतिन किसी भी तरह के डील तक पहुंचते हैं तो शायद न्यू दिल्ली पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ से कुछ राहत मिल जाए। ये उम्मीद थी कि वो 25% का एक्स्ट्रा प्यूनेटिव टैरिफ हट सकता है अगर ट्रंप को लगे कि रूस के साथ पीस टॉक्स में कुछ प्रगति हो रही है। हालांकि वो उम्मीद कमजोर हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अलास्का की बातचीत में दोनों नेताओं ने कहा कि कोई डील तो नहीं हुई, मगर कुछ प्रोग्रेस जरूर है। अब ये समय बताएगा कि ये सिर्फ ग्लोबल मीडिया के सामने लिप सर्विस थी या सच में नीडल कुछ हिली है। भारत अब भी बेस्ट के सिनारियों की उम्मीद लगाए बैठा है। या तो 25% अतिरिक्त टैरिफ वापस ले लिया जाए, या कम से कम 27 अगस्त की डेडलाइन टाल दी जाए जब ये नया टैरिफ लागू होना है। लेकिन दूसरी तरफ वर्स्ट केस सिनारियो भी था। अगर मुलाकात का नतीजा ट्रंप के लिए बहुत खराब निकलता, चाहे व्यक्तिगत तौर पर या राजनीतिक रूप से, तो इसकी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ सकती थी। यह भी तब जबकि सेकेंडरी टैरिफ्स असल में रूस पर दबाव डालने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इंडिया पर लेवरेज बनाने की एक कोशिश भी है, क्योंकि इंडिया ने अब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टर्म्स पर ट्रेड डील साइन नहीं किया और खुलेआम ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने मई में हुए 4 दिन के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर ब्रोकर किया था, जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में रूस की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी। लेकिन जैसे ही वेस्ट ने रशियन क्रूड को बॉयकॉट किया, मॉस्को ने विलिंग बायर्स को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। इंडियन रिफाइनर्स ने तुरंत इसका फायदा उठाया और कुछ ही महीनों में रूस इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया, जिसने ट्रेडिशनल वेस्ट एशियन सप्लायर्स को पीछे छोड़ दिया। आज रूस इंडिया के कुल तेल इंपोर्ट्स का 35 से 40% हिस्सा सप्लाई कर रहा है। मजेदार बात यह है कि उस वक्त खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफिशियल्स ने एनकरेज किया था कि इंडिया रशियन बैरल्स खरीदे ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल और वेल सप्लाइड रहे। लेकिन अब वही इंपोर्ट्स ट्रंप प्रशासन के लिए इरिटेशन का कारण बन गए हैं और इंडिया रिलेशंस में खटास बढ़ा रहे हैं। आगे की राह अनिश्चित लग रही है। अलास्का टॉक्स के बाद 2 बयान इंडिया के लिए चिंता बढ़ाने वाले साबित हुए। पहला, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को फ्राइडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि सेकेंडरी टैरिफ लगने के बाद रूस ने इंडिया जैसे ऑयल क्लाइंट को खोद दिया। उनका इशारा था कि इससे पुतिन टॉक्स पर आने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा, जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर खो देते हैं और शायद पहला भी खोने वाले हो, तो इसका असर तो होगा ही। इंडिया रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल बायर है, जबकि पहला चाइना है, जिस पर अभी तक किसी तरह के सेकेंडरी टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं। दूसरा बयान यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का आया, जिन्होंने वेंसडे को कहा कि अगर ट्रंप पुतिन की मुलाकात में प्रगति नहीं होती तो वॉशिंगटन इंडिया पर 25% से भी ज्यादा सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी अपील की कि वो इंडिया पर इसी तरह का सेकेंडरी लेवी लगाए। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी से कहा, हमने इंडियंस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और अगर फ्राइडे की मीटिंग में चीजें सही नहीं रही तो ये सैंक्शंस और टैरिफ्स और बढ़ सकते हैं। न्यू दिल्ली ने साफ कहा है कि इंडिया को टारगेट करना अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। इंडिया का कहना है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स तब शुरू हुए थे जब हमारे पारंपरिक सप्लायर्स यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो गए
और उस वक्त खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसे इंपोर्ट्स एनकरेज किए थे ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स स्टेबल रहें। इंडिया की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि वो ऑयल वहां से खरीदेगा जहां से बेहतर डील मिले, बशर्ते उस ऑयल पर कोई डायरेक्ट सैंक्शंस ना हो। ध्यान रहे, रशियन ऑयल पर सैंक्शंस नहीं है, सिर्फ एक प्राइस कैप लगाया गया है जिसे तभी मानना पड़ता है अगर शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज वेस्ट चली जाए। हाल ही में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, जिसे कुछ लोग सिग्नल मान रहे हैं कि इंडिया शायद वॉशिंगटन को मैसेज दे रहा है। लेकिन इंडिया के रिफाइनिंग सेक्टर के ऑफिशियल्स कहते हैं कि इसकी असली वजह है कि रशियन क्रूड पर डिस्काउंट्स अब पहले जितने आकर्षक नहीं रहे। पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने भी साफ किया है कि उन्हें सरकार से इस बारे में कोई डायरेक्टिव नहीं मिला और ना ही 25% एक्स्ट्रा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ ने उनकी ऑल इंपोर्ट स्ट्रैटेजी पर असर डाला है। उनके मुताबिक ये पूरी तरह इकोनॉमिक और कमर्शियल कंसिडरेशन से ड्रिवन है। आने वाले हफ्तों और महीनों में इंडिया का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि रशिया की यूक्रेन टॉक्स किस दिशा में जाती है और वॉशिंगटन अपने न्यू दिल्ली के साथ अब तक के अनईजी रिश्ते को किस नजरिए से देखता है।